Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. 23 मार्च 2023 को अमेरिका की संसद कांग्रेस के अंदर टिकटॉक के सीईओ शाओ ज़ीचू से कड़ी पूछताछ चल रही थी। अमेरिकी सांसद ये जानना चाहते थे क्या टिकटॉक अपने यूजर्स का डेटा चीन सरकार को दे रहा है, क्या टिकटॉक चलाने वाले अमेरिकन यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित है और क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टिकटॉक यूजर्स पर निगरानी रख रही है। इस पूछताछ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप 24 मार्च का दुनियादारी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर 5 घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी कमेटी शाओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने टिकटॉक पर फुल टाइम बैन के विकल्प की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। एक तरफ कांग्रेस चीनी ऐप को कथित जासूसी के आरोप में बैन करना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपने देश के एक विवादित जासूसी कानून को मजबूत करने जा रही है। ये कानून गूगल, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियों को अमेरिका से बाहर रह रहे लोगों की निगरानी करने के लिए मजबूर करता है। इसके जरिए खुफिया एजेंसियां हमारे आपके फोन्स, ईमेल्स और दूसरे मैसेजेस की पड़ताल कर सकती हैं, वो भी बिना किसी वारंट के। जो बाइडेन का कहना है ये कानून अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आपको टिकटॉक के केस में विडंबना नजर आएगी, मतलब तुम करो तो जासूसी और हम करें तो सुरक्षा। ये तथ्य है कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते, लेकिन इसके आधार पर अमेरिका को छूट देना भी कहां तक उचित है। ऐसे में अगर टिकटॉक पर बहस हो रही है तो अमेरिका के जासूसी कानून पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। तो आज बड़ी खबर में हम जानेंगे कानून किस तरह टिकटॉक पर लग रहे आरोपों से मेल खाता है और इस कानून को लेकर अमेरिका में नए सिरे से बहस क्यों शुरू हुई है। और बात होगी अमेरिका और इजराइल के झगड़े की, जानेंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को क्यों झाड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी में आज कहानी अमेरिका के जासूसी कानून पर मचे हंगामे की। इसका नाम है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट, FISA। ये 1978 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत सरकारी एजेंसियों को विदेश से खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मंजूरी मिली। इसमें टेलीफोन, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वायर टेपिंग जैसी चीजें थीं। जब इंटरनेट का चलन बढ़ा तब इस एक्ट में सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स, फोन मैसेजेस आदि ये भी शामिल हो गए। FISA की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी 3 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, कोल्ड वॉर। इसकी एक दिलचस्प कहानी है। 1930 में यूएस आर्मी ने सिग्नल इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि SIS की स्थापना की। इनका काम दुश्मन देशों से आने वाले कोडेड मैसेजेस को डिकोड करना था। 1939 में इस यूनिट में मेरेडिथ गार्डनर नाम का एक शख्स भर्ती हुआ। उसी बरस दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। SIS का फोकस नाज़ी जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर था। इसी दौरान उन्होंने सोवियत संघ के भी हजारों कोडेड मैसेजेस पकड़े, लेकिन उन्हें खोलकर पढ़ा नहीं, क्योंकि इस विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका दोस्त थे। युद्ध खत्म होते ही ये स्थिति बदल गई। वे दुनिया भर के देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ने लगे। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी। अब दोनों देश एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे थे। ऐसे में अमेरिका ने सोवियत संघ के पुराने संदेशों को डिकोड करना शुरू किया। इसी कड़ी में गार्डनर को एक ऐसा मैसेज मिला जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट थी। ये उस प्रोजेक्ट का कोड नेम था जिसके तहत अमेरिका ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। गार्डनर को यह भी मालूम चला कि ये मैसेज किसी लिबरल नामक एजेंट को भेजा गया था। उसकी पत्नी का नाम इथेल था। ये जानकारी जुटाने के बाद गार्डनर ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI से संपर्क किया। उन्होंने FBI एजेंट्स के साथ मिलकर पड़ताल करनी शुरू की। जांच की कड़ी उन्हें जूलियस रोजनबर्ग और इथेल ग्रीन ग्लास तक ले गई। दोनों अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। जूलियन ने US आर्मी में भी काम किया था। 1945 में उसको कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप छिपाने के लिए निकाल दिया गया। US आर्मी में काम करने के दौरान भी वो सोवियत संघ को सीक्रेट्स बेच रहा था। जूलियस का एक साला भी था डेविड। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में मशीन चलाने का काम करता था। वो प्रोजेक्ट की सीक्रेट चीज़ें पहले जूलियस को बताता, फिर जूलियस उसे आगे पास करता था। 1950 में जूलियस, इथेल, डेविड और जासूसी कांड से जुड़े मुख्य किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका मुख्य मकसद एटॉमिक सीक्रेट्स चुराना था। 1951 में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। 1953 में जूलियस और इथेल को मौत की सजा दे दी गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस मामले का FISA से लेना देना क्या है।
दरअसल एफबीआई ने सबूत जुटाने के लिए न्यूयॉर्क में सोवियत संघ के एक दफ्तर में चुपके से छापेमारी की थी। उन्होंने वहां से डॉक्यूमेंट्स चुराए। इन्हीं के जरिए गार्डनर और एफबीआई ने मिलकर जासूसों को पकड़ा और उनके खिलाफ सबूत हासिल किए। इस ऑपरेशन की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, राष्ट्रपति तक को नहीं। उनका तर्क ये था, अगर जानकारी बाहर आई और इस मामले को कोर्ट में लाया गया तो एफबीआई के तरीके पर सवाल खड़े किए जाएंगे और ये भी संभव है कि केस को खारिज कर दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने पूरे मामले को सीक्रेट रखा। तभी से एक ऐसे कानून की मांग होने लगी थी जिसमें सर्विलांस को कानूनी अधिकार मिले और उसे बाकी दुनिया से छिपाकर भी रखा जाए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद कोल्ड वॉर की तासीर कम हुई थी। 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पाई वॉर चला। ऐसे में FISA जैसे कानून की जरूरत बढ़ने लगी थी। दूसरी वजह वाटरगेट स्कैंडल से जुड़ी थी। इसका चैप्टर 1972 में शुरू हुआ था। वॉशिंगटन पुलिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी यानी कि DNC के हेडक्वार्टर में घुसपैठ करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व एजेंट थे। 5वां व्यक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पूर्व वकील का सिक्योरिटी चीफ था। निक्सन प्रशासन ने इस स्कैंडल से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। निक्सन के ऊपर महाभियोग का खतरा मंडराने लगा। आखिरकार अगस्त 1974 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के अब तक के इतिहास में इस्तीफा देने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं। वाटरगेट केस में निक्सन ने निजी फायदे के लिए DNC की निगरानी करवाई थी। नंबर 3, 4th अमेंडमेंट। अमेरिकी संविधान के 4th अमेंडमेंट में कहा गया है कि सरकार बिना किसी वारंट के किसी की तलाशी नहीं ले सकती और ना ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। फिर भी एजेंसियां नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोगों की निगरानी कर रही थी। 1960 के दशक में FBI ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जासूसी की थी। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। इन सबके अलावा खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयों पर संसद का कोई कंट्रोल नहीं था। कांग्रेस के सामने ऐसे कई सबूत आए जिससे पता चला CIA और FBI अमेरिकी नागरिकों की मेल्स पढ़ रही है और CIA के इशारे पर कई देशों में तख्तापलट और हत्याओं की भी जानकारी मिली। उसी दौर में अमेरिकी संसद ने खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखने के इरादे से कई कमेटियां और कानून बनाए। इसी क्रम में 1978 में FISA को लागू किया गया था। इसके तहत FISA कोड बनाई गई। ये कोर्ट एजेंसियों की अपील पर वारंट जारी करती है। तो FISA को समझने के लिए हमें 1970 के दशक में हुई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को समझना होगा। 1972 में USA में वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, जिसमें यह पाया गया था कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति निक्सन, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के फोन और दस्तावेजों का गैर कानूनी तरीके से टैप करने की कोशिश करी थी। और इस खुलासे के बाद राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ सदन में भी एक अभियोग या इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। और हालांकि उन्होंने इम्पीचमेंट से पहले रिजाइन कर दिया था, पर इस स्कैंडल के बाद वहां पे सदन ने ऐसी घटनाओं और कानूनों को रोकने के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट 1978 को पारित किया था। तो ये कानून बहुत पुराना है। इस कानून के अंतर्गत काफी सारे ऐसे निर्देश दिए गए थे, जैसे कि किन परिस्थितियों में सर्विलेंस या जासूसी करी जा सकती है या निगरानी करी जा सकती है। जिसमें से एक ये था कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या एजेंसी को निगरानी करनी है तो उन्हें कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये उस संदर्भ में पहले पहले पारित किया गया था। इसके बाद जब अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले हुए थे, तब सदन ने कई सारे ऐसे कानून पारित किए थे जो सरकारी एजेंसीज या अधिकारियों को आतंकी हमलों की जांच करने के लिए कई सारी ताकत और शक्ति देती थी। तो 2008 में फीसा कानून में एक संशोधन लाया गया और टाइटल 7 उसमें ऐड किया गया, जिस प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ अमेरिकी अधिकारी उन लोगों पर भी निगरानी रख सकते हैं जो अमेरिकी नागरिक नहीं है और दूसरे देशों में रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऐसी खुफिया जानकारी है जो अमेरिकी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो ऐसा करने के लिए उन्हें किसी कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर किसी US अधिकारी को शक है, किसी एजेंसी को शक है कि दूसरे देश का एक नागरिक अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका के खिलाफ एक हमले की तैयारी कर रहा है, तो उस परिस्थिति में वो उस पर जासूसी कर सकते हैं। तो उसका उसका कानून लाने के पीछे की कहानी है कि इसलिए उस कानून को पहले लाया गया था। अब आपको बताते हैं FISA कोर्ट काम कैसे करती है। अगर किसी एजेंसी को किसी व्यक्ति से खतरे की आशंका हो तो वो उसके ऊपर सीधे निगरानी नहीं रख सकती। उससे पहले FISA कोर्ट से वारंट लेना होगा। वारंट के लिए क्या करना होता है? उसके लिए तमाम तर्क और सबूत रखने होते हैं। क्यों? कोर्ट को आश्वस्त करने के लिए कि फला व्यक्ति सच में मुल्क के लिए खतरा बन सकता है। एजेंसी अपना केस लेकर सरकार के पास जाती है, फिर सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है। अगर कोर्ट को केस जेन्युइन लगता है तो वो वारंट पर मुहर लगा देती है, अगर ठीक नहीं लगता तो उसे लौटा देती है, पूरी अपील को खारिज कर देती है।
इस कोड को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, पब्लिक डोमेन में इसकी लोकेशन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें कुल 11 जज रोटेशनल बेसिस पर काम करते हैं। एक जज अधिकतम 7 बरस तक FISA कोर्ट में काम कर सकता है। इस कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। FISA कोर्ट को सर्विलांस का वारंट जारी करने के लिए सिर्फ एक अहर्ता पूरी करनी होती है, वो ये कि संबंधित टारगेट एक फॉरेन पावर है, उसका एजेंट है। FISA कोर्ट की कार्रवाई को सीक्रेट रखा जाता है, उसका पब्लिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। समय समय पर यह रिकॉर्ड जारी करने की मांग की जाती है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सका है। FISA कोर्ट अपने सामने आने वाले अधिकतर मामलों में वारंट जारी कर देती है। इन मामलों में क्या सबूत दिखाए जाते हैं, उनकी जानकारी कभी बाहर नहीं आई है। इसी वजह से उनकी दशा दिशा सवालों के घेरे में रही है। ये तो हुआ कोर्ट के काम का तरीका। अब इस पर मचे हंगामे की वजह भी जान लेते हैं। FISA में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने सर्विलांस से जुड़े कानूनों को सख्त बना दिया। सरकार ने FISA कोर्ट से भी दरख्वास्त की। मसलन 2006 में सरकार ने अमेरिकी नागरिकों का फ़ोन रिकॉर्ड देखने की अपील दायर की। कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। इस प्रोग्राम के तहत नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने टेलीकॉम कंपनियों पर यूजर्स का डेटा रिलीज करने का दबाव डाला। कंपनियों को उनकी बात माननी पड़ी। ये बात लंबे समय तक छिपा कर रखी गई। फिर 2013 में NSA के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने एजेंसी के सीक्रेट्स मीडिया में रिलीज कर दिए। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे थे। पहला, अमेरिकी सरकार अपने करोड़ों नागरिकों पर नजर रख रही थी। लोगों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे, वो भी बिना किसी कोर्ट के वारंट के। टेलीकॉम कंपनियां सरकारी एजेंसियों के लिए माध्यम का काम कर रही थी। लीक से पहले तक खुफिया एजेंसियां इस तरह की निगरानी से साफ मना कर रही थीं। दूसरी चीज़ ये पता चली कि NSA अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, एप्पल और स्काइप से दुनिया भर के लोगों का डेटा निकाल रही थी। उनके पास इन कंपनियों के सर्वर्स का एक्सेस है। इसे प्रिज्म प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। गार्डियन ने खुलासा किया कि इसमें UK की एजेंसियों की भी मिलीभगत है। स्नोडन ने 2013 में गार्डियन को दिए इंटरव्यू में कहा था, NSA ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे किसी भी चीज़ पर निगरानी रखी जा सकती है, बस वो चीज़ किसी नेटवर्क से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये पता चली कि NSA के पास दुनिया भर के लगभग हर ऐसे व्यक्ति का डेटा है जिसने कभी फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल किया। इस लिस्ट में उन देशों के नागरिक थे जिनके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे। इन सब के अलावा कई देशों के दूतावासों और लैटिन अमेरिकी सरकारों पर भी नज़र रखी जा रही थी। इस लीक के बाद भयंकर बवाल हुआ। 2015 में अमेरिका ने कानून बनाकर सर्विलांस पर रोक लगा दी। अगर सर्विलांस बंद हो गई तो हंगामा क्यों बचा रह गया, सवाल ये है। दरअसल FISA में एक धारा है, सेक्शन 702। सारे झगड़े की जड़ यही है। और इसमें क्या व्यवस्था होती है? इसके तहत अमेरिका के अंदर किसी भी व्यक्ति की निगरानी की मनाही है। इसके बरक्स ये सेक्शन अमेरिका से बाहर के लोगों की जासूसी की इजाज़त देता है। इसके ज़रिए अमेरिकी एजेंसियां विदेशी टारगेट्स के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर निगरानी रख सकती हैं और अगर उनका मन हुआ तो इस डेटा को दूसरे सहयोगी देशों के साथ साझा भी कर सकती हैं। जब 2013 में खुफिया अधिकारी एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के खिलाफ कुछ खुफिया दस्तावेज को पब्लिक या लीक किया था, तब ये पता चला था कि दुनिया के ऐसे 5 बड़े देश हैं जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो आपस में अपने नागरिकों की खुफिया डेटा या खुफिया इंफॉर्मेशन को आपस में बांटते हैं। अब ये सारे देश लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ पे सब सब जगह मानवाधिकार है, तो वो अपने नागरिकों पे तो सर्वेलेंस या जासूसी नहीं कर सकते, इसलिए वो एक दूसरे के नागरिकों पे करते हैं। और उन्होंने आपस में एक ये समझौता किया हुआ है जिसकी वजह से वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, सरकारों द्वारा दूसरे देशों में जासूसी की घटना आम है, लेकिन अमेरिका इस मामले में एक कदम आगे। उसके पास गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से डेटा हासिल करने के लिए कानून है। एक तरफ अमेरिका डेटा सिक्योरिटी के नाम पर टिकटॉक पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो सेक्शन 702 को जरूरी टूल बताकर जारी रखना चाहता है। 2021 में अमेरिका ने 2.25 लाख से अधिक लोगों की जासूसी कराई। आलोचक इसे अमेरिका का दोहरापन बता रहे हैं। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उनका राजनीतिक कारण, कि अमेरिका और चीन के बीच अगर कुछ मतभेद चल रहे हैं या राजनीतिक दिक्कतें चल रही हैं, एक तो उसका वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका का तर्क एक ही है, जो है उनकी राष्ट्र सुरक्षा, और उनका कहना है कि हम सिर्फ राष्ट्र सुरक्षा के लिए जासूसी करते हैं। ये कानून भी इसीलिए लाया गया था कि वो राष्ट्र सुरक्षा के खतरों को रोका जा सके। और उनका मानना है कि टिकटॉक पे भी बैन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि उन्हें ऐसी आशंका थी कि ये ऐप चीन को अमेरिकी नागरिकों के डेटा और इन्फॉर्मेशन को देती है,
तो ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो, पर अमेरिका का तर्क हमेशा यही रहा है कि हम राष्ट्र सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा के लिए कानून लाया गया था, राष्ट्र सुरक्षा के लिए टिकटॉक पे बैन लगाया जा रहा है। पर दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका सिर्फ अपने देश और अपने नागरिकों के अधिकारों की बात करता है, पर जब दूसरे नागरिकों के अधिकारों की बात आती है, दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों की बात आती है, तो वो अपना मुंह बहुत आसानी से मोड़ लेता है कि हमारा उससे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने देश के बारे में चिंता है, हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि हम दूसरे देशों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। दरअसल सेक्शन 702 को बरकरार रखने के लिए इसको दिसंबर 2023 से पहले संसद से मंजूरी दिलानी होगी। इस सेक्शन को 2008 में लागू किया गया था। 2012 और 2018 में संसद ने इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था। अगर 2023 खत्म होने से पहले संसद की मंजूरी नहीं मिली तो ये अपने चलन से बाहर हो जाएगा। अमेरिका का सदन हमारे सदन से बहुत अलग है। जैसे हमारे सदन में एक सरकार की पूर्ण बहुमत है, तो अगर उन्हें कोई कानून लाना है वो बहुत आसानी से उसे पारित कर सकते हैं। पर अमेरिका का सदन इस वक्त बटा हुआ है। एक हाउस में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी की है और दूसरे हाउस में रिपब्लिकन पार्टी की है। तो अगर उन्हें कोई भी कानून पारित करना है तो दोनों पार्टीज की अनुमति बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि दोनों का एक ही बात पे मानना बहुत जरूरी है कि कानून क्या होना चाहिए। इसी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है एक फुल प्रूफ ऐसा लॉ लाने के लिए कि हमें इसको बार बार एक्सटेंड ना करना पड़े। इसलिए इसे परमानेंट बनाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में मतभेद है इस कानून को लेके। जैसे कि जिसकी भी सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने चाहा है कि ये कानून परमानेंट हो जाए, पर जो जो विपक्ष सरकार है वो नहीं चाहती कि ये परमानेंट हो, क्योंकि वो समझते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। संसद में प्रस्ताव लाने से पहले इस पर अमेरिका में जमकर बहस हो रही है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इसमें बदलाव की मांग की है। गूगल, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां भी सेक्शन 702 को लचीला बनाने की अपील कर रही हैं। किसी इस फेसबुक ट्विटर यूजर जो दूसरे देश का है, अगर उस यूजर के पास उनको शक है कि कोई ऐसी जानकारी है जो अमेरिका के देश हित या सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो वो गूगल हो गया या ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, उन पे दबाव डाल सकता है कि आप हमें उन कॉन्वर्जेशन या उन बातचीत या उन टेक्स्ट मैसेजेस का आप हमें कॉपी प्रोवाइड करें। कानून तो ऐसा कहता है, और कानून में एक ये भी प्रावधान है कि अगर इन एजेंसीज ट्विटर, फेसबुक, गूगल वगैरह को लगता है कि ये उन्हें शिकायत लगती है कि ये मांगना गलत है, तो इस लॉ ने एक कोर्ट भी बनाया है जिसको एफएसए कोर्ट कहते हैं। वो उनके सामने जाके एक शिकायत दर्ज कर सकती हैं। पर अगर पिछले कुछ सालों का ब्यौरा देखा जाए तो ऐसा बहुत बहुत चांसेस बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है कि उनका ये अगर वो ऐसी शिकायत करती है तो वो शिकायत से जीत पाएंगी, क्योंकि कोर्ट्स का भी का भी झुकाव सरकार की तरफ रहा है कि अगर सरकार ने कहा है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या किसी उन्हें जानकारी लेना उनके लिए जरूरी है, तो कोर्ट ने उनकी बात मानी है। बहुत कम केसेस में कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपकी ये रिक्वायरमेंट गलत है। आपने पूरा मामला जाना, एक्सपर्ट की राय सुनी। अब इस मसले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल से। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका को जबरदस्त लताड़ लगाई है। दरअसल 28 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट पर एक सुझाव दिया था, जिसके जवाब में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हम किसी गुलाम नहीं हैं। ये झगड़ा जानने से पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। दिसंबर 2022 में नेतन्याहू छठी बार इजराइल के पीएम बने। उनकी लिकुद पार्टी ने कुछ कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नेतन्याहू और उनके गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसी को लेकर कुछ बिल लाए जा रहे हैं, जिसका 3 महीने से विरोध चल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव पेश हुए तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। 25 मार्च को डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत की बर्खास्तगी के बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गए। गलांत ने रिफॉर्म बिल वापस लेने की अपील की थी। प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि नेतन्याहू को बिल कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आम सहमति बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। विपक्ष ने इस पॉज को खारिज कर दिया, बोले कि बिल को पूरी तरह रद्द करो वरना हम सड़क पर बैठे रहेंगे। इन सब में अमेरिका कब आया? वो आया 28 मार्च को। राष्ट्रपति जो बाइडेन नॉर्थ कैरोलिना में थे, उनसे इजराइल के प्रोटेस्ट पर सवाल पूछा गया। बाइडेन बोले, मैं बहुत चिंतित हूँ, वे इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कोई वाजिब रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। कुछ घंटे बाद बाइडेन वॉशिंगटन पहुंचे। वहां भी उनसे यही सवाल पूछा गया। इस बार बाइडेन ने कह दिया कि नेतन्याहू सरकार को ये बिल रद्द कर देना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद नेतन्याहू ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने इंटरनल मैटर में दखल ना देने की बात कही। बोले, इजराइल एक संप्रभु देश है जो अपने लोगों की राय के आधार पर फैसले लेता है। उसके ऊपर किसी भी बाहरी देश, भले ही वो सबसे अच्छा दोस्त हो, उसका दबाव काम नहीं करता।
नेतन्याहू के बयान का अमेरिका ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो क्या इन बयानों को दोनों देशों के बीच तकरार की नज़र से देखा जा सकता है? जानकारों का कहना है कि ये दावा करना जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों की डोर दूसरी मजबूत वजहों से जुड़ी है। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। 1956 के स्वेज संकट के दौरान अमेरिका ने इसराइल का विरोध किया था। उसने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश भी की थी। इसराइल अपने पास न्यूक्लियर हथियार होने की बात ना तो स्वीकार करता है और ना ही उससे इनकार करता है। खैर, अमेरिका लंबे समय तक इसराइल से कन्नी काटता रहा। उसका मन बदला 1967 के 6 डे वॉर के बाद, जब इसराइल ने अकेले दम पर अरब देशों को हरा दिया था। अमेरिका को लगा कि मिडिल ईस्ट में कंट्रोल बनाए रखने के लिए उससे दोस्ती की जा सकती है। उसी समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था। मिडिल ईस्ट के कई देश सोवियत संघ की तरफ झुकाव रखते थे। इसराइल की मदद से उनके ऊपर पकड़ बनाई जा सकती थी। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में समस्या बनी रही। गल्फ वॉर, इराक वॉर, अरब स्प्रिंग, इस्लामिक स्टेट, सिविल वॉर, तख्ता पलट का लंबा दौर चला। कुछ तो अभी भी जारी है। इसकी चपेट में मिडिल ईस्ट के लगभग सारे देश आए। बस इसराइल में स्थिरता बनी रही। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रेंट सेजली ने वोक्स से बातचीत में कहा था, मिडिल ईस्ट में इसराइल ऐसा पार्टनर है जो इलाके को स्थिर रख सकता है। अगर जॉर्डन को किसी आंतरिक या बाहरी दुश्मन से खतरा हुआ, तब कई बार उस खतरे को टालने के लिए अमेरिका ने इसराइल का सहारा लिया है। और भी कई मुद्दे हैं। मसलन अमेरिका में मौजूद यहूदी लॉबी बेहद ताकतवर है। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी अमेरिका की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल लॉबीज में से एक है। अमेरिका की स्थानीय राजनीति में इसराइल के प्रति सहयोग का भाव रहता है। यही वजह है कि सरकार बदलने से अमेरिका की इसराइल पॉलिसी नहीं बदलती। इन सबके अलावा धार्मिक और दूसरे विषयों पर भी दोनों देशों की राजनीति और वहाँ के लोग आपस में सहमति रखते हैं। इसलिए महज 2 बयानों के आधार पर अमेरिका और इसराइल को एक दूसरे का दुश्मन मान लेना कतई गलत होगा। अब प्रोटेस्ट के अपडेट्स भी जान लीजिए। 28 मार्च को इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। पहले दिन बातचीत के लिए माहौल तैयार करने पर चर्चा हुई। 29 मार्च को और भी विपक्षी नेता मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बाइडेन के बयान पर इसराइल के अंदर से सख्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक सांसद ने कहा कि हम अपने दम पर अपनी सुरक्षा में सक्षम हैं, हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।